अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे मार्को रूबियो की, जो उनका के कहा जा रहा है कि भारत का विजिट जो है वो करने वाले, फर्स्ट टाइम भारत का विजिट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इस विजिट को समझा जा रहा है। काफी वैसे टाइम से ये बात की जा रही है, लेकिन अब लगता है कि बिल्कुल आने वाले हैं। और दूसरा, ट्रंप जो है उन्होंने भी पीएम मोदी को जो है वो मुबारकबाद दी, इलेक्शन में कामयाबी की। तो क्या जो हम एक कोल्ड वॉर सी देख रहे थे या थोड़ा टेंशन सी नजर आ रही थी हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, क्या अब वो टर्म्स बेहतर होने लगे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? और मार्को रूबियो जो आएंगे वो ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे, ऐसा भी बताया गया है कि ट्रेड को लेकर भी बात होगी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट विजिट होगा और इससे भारत जो है वो क्या क्या मैसेज दे सकता है, स्पेशली पाकिस्तान को? आई डोंट थिंक कि आरजू जी, टू बी ऑनेस्ट, इसमें पाकिस्तान का एंगल कुछ आएगा। भाई देखिए, आपका और अमेरिका का ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट है भारत और अमेरिका के ट्रांजैक्शन से। हमारा और आपका ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम तब आता है जब आप टेररिज्म करते हो भारत के अगेंस्ट में, या कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी या कश्मीर का मुद्दा आप उठाते हो। उसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप मिडिल ईस्ट में मीडिएशन करवाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं। हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते बीच में। हमारा ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि वो हमारे लिए नहीं है। आप करवाएं, आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। उसमें कोई हम बीच में पढ़ के ये नहीं कहेंगे कि भाई आप वहां क्यों जा रहे हैं, आप जाएं। ये आउट एंड आउट इन्वेस्टमेंट की ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए और दूसरे स्ट्रेटेजिक टाइज के लिए है। मेरे ख्याल से ट्रंप को ये बात समझ में आई है कि पिछले 1 साल में उन्होंने भारत के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा डैमेज किया है। तो अब वो डैमेज कंट्रोल मूड में है। जब उनको ये समझ में आ गया कि ये जो पाकिस्तान का रोल था वो खाली मीडिएशन तक था, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब उनको इकोनॉमिक्स और दूसरे चीजों को देखना है, ग्रोथ को देखना है, पीपल टू पीपल टाई अप को देखना है, प्रोस्पेरिटी को देखना है, तो वहां पाकिस्तान तो उनकी कोई मदद नहीं कर सकता ना। आई विश कि आप कर पाते, पर आप नहीं कर पाएंगे वो चीज। तो वो तो भारत ही कर सकता है। अभी वो सर्गियो गोर साहब का जो ट्विटर है उस पे उन्होंने लगाया, या एक्स जिसको आप कहते हैं, उस पे उन्होंने ये लगाया कि इंडिया से 20.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में गई है इस साल या जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो अब अमेरिकन को चुप रहना पड़ेगा ना कि इंडियंस हमारी जॉब खाते हैं। अब तो उल्टा हो गया ना, इंडियंस आर क्रिएटिंग जॉब देयर। अगर आप 1.5 बिलियन डॉलर की कंपनी लगाएंगे फार्मास्यूटिकल्स में, दूसरे सेक्टर्स में, तो वहां पे तो अब ये इनका चार्ज कि ये भारतीय है, हमारी नौकरी खा जाते हैं, ये तो चार्ज खत्म हो गया। दिस हैज नो मेरिट एनी मोर। अब तो उनको तारीफ करनी चाहिए कि भाई ये जो भारत के लोग हैं ये हमारे यहाँ आते हैं और ये जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो ये तो देखिए, मेरे ख्याल से इनको समझ में आ गया है बहुत जल्दी कि भारत के बिना अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान का एक लिमिटेड यूज है। मैं इसको कोई उस पर्पज से नहीं कह रहा हूं आपको डिग्रेड करने के लिए। मेरा ये मतलब है कि पाकिस्तान की कोई बहुत ज्यादा यूटिलिटी है नहीं बियॉन्ड ऑल दिस मार धाड़ और ये ईरान को बुला लो, उसको बैठा लो, इसके अलावा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अपना ट्रांजैक्शन अलग रहे, पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना होगा। आई डोंट थिंक इवन पाकिस्तान का कोई बात भी होगा, सिवाय इसके कि अगर सर्गियो गोर साहब, अरे सॉरी, मार्को रूबियो साहब कुछ बात बताना चाहें कि भाई हमारा ये ट्रांजैक्शन चल रहा है और इस तरीके से है। उसके अलावा तो कोई बात नहीं होगी। वाई वुड आई इंटरफेयर, वाई वुड आई मीन्स भारतवर्ष क्यों आपकी उसमें इंटरफेयर करेगा? हमारी शुभकामनाएं हैं, आप मीडिएशन करवाते रहें और उस पर आगे बढ़े। भारत इससे ये इन मुद्दों में आई डोंट थिंक कि मोदी साहब के बाद इतना समय है कि वो इन मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन बहुत अरसे के बाद जो है वो ट्रम्प जो है उन्होंने पीएम मोदी से बात की है। और वैसे तो खैर बीच में एक बार की गई थी, लेकिन ये कि उसके अलावा लग यही रहा था कि जब से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन बनी है तब से ट्रम्प थोड़ा पाकिस्तान साइड पे लग रहे थे। लेकिन अब दोबारा से ना सिर्फ ये कि मोदी जी से बात हो रही है, बल्कि वहां से कोई ना कोई जो है वो इंडिया का विजिट जो है उनके लोग वो भी करने की बात की जा रही है, जैसे मार्को रूबियो की और कई। तो आपको लगता है कि वो पहले जो फर्स्ट न्यूयॉर्क में जैसे ट्रम्प से दोस्ती थी और वो ट्रम्प ने विजिट भी किया था भारत में, उसी तरह के टर्म्स आप लोगों के दोबारा होने जा रहे हैं? देखिए आरजू जी, ऐसा है कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो इतनी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देता। ट्रम्प साहब की एक जिद है
वो उनको नोबल चाहिए था। उसमें उन्होंने ये क्लेम ठोक दिया कि भारत का वॉर उन्होंने रुकवाया। हम सहमत नहीं थे इससे। उसका रीजन ये है कि कश्मीर का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। वो एक बार इसकी क्रेडिट लेने के चक्कर में वो कश्मीर में घुसते, वो इधर घुसते उधर घुसते, जो हमें मंजूर नहीं है। हमारी पाकिस्तान को लेके स्टेटेड पॉलिसी है जो 1971 से है कि ये एक बाइलैटरल मैटर है। इसमें न तो यूएन का कोई रोल है ना यूएस का कोई रोल है। नीदर यूनाइटेड नेशन नॉर यूनाइटेड स्टेट्स हैज एनी रोल टू प्ले। ठीक है ना। इसलिए हमें ये नहीं लगता क्या नाम है आरजू जी कि आपको इन विषयों पे लेकर के परेशान होना चाहिए कि ट्रम्प साहब से मोदी जी की बात नहीं होती। मोदी जी ने बीच में उनसे कई बार बातचीत की है। कोई भी ऐसा हर 2-2 3-3 महीने पे कई बार लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। और ट्रेड का मुद्दा था जो अभी तक शायद एक ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। वो भी बहुत बड़ा विषय है जो कि उठेगा। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में और ये जो वॉर हुआ है उसके चक्कर में ट्रम्प साहब का लोकल जो सपोर्ट है वो काफी गिर गया है। वो वापस से इकोनॉमिक्स और बिजनेस के रास्ते पे जाना चाहते हैं। उन्होंने 2 एडवेंचर किए। एक एडवेंचर उनका सक्सेसफुल हुआ जो उन्होंने वेनेजुएला में किया। दूसरा एडवेंचर उन्होंने ईरान में किया जहां उनको मुक्की खानी पड़ी। वो ईरान में जाकर के वियतनाम वाला हालत नहीं करना चाहते थे। वो ईरान में जाके अफगानिस्तान वाला हालत नहीं करना चाहते थे। तो इतनी समझदारी तो उनको दीजिए कि वो उसके पहले वापस आ गए। हालांकि ब्लॉकेड हॉर्मुज स्ट्रेट का अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो इसका मतलब शायद ब्लॉकेड को जारी रखेंगे टू प्रेशराइज। बल्कि सर ट्रम्प ने ये भी कहा है कि ईरान अभी भी जो है वो माइंस बिछाता चला जा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त कंट्रोल किसका है। ईरान कहता है जी हमारा कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, और यही बात अमेरिका भी कह रहा है। दोनों की अपनी अपनी जगह क्लेम चल रहे हैं। साथ ही अभी ट्रम्प ने तो कुछ देर पहले ये भी कहा है कि अगर ईरान मान गया बात तो ठीक है, हमारी जो कंडीशंस है, वरना हम फिर अटैक शुरू कर देंगे। तो ये पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या दोबारा से लड़ाई शुरू होने जा रही है और कब्जा किसका है, कंट्रोल किसका है। किस चीज पे कंट्रोल किसका है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो कोई शक नहीं है इस समय अमेरिका का कब्जा है। वहां पे ब्लॉकेड बहुत इफेक्टिव है। अब वो ट्रम्प साहब मोटर माउथ हैं, लूज स्टेटमेंट देते रहते हैं। आप उनकी बात पे भरोसा नहीं कर सकती। अगर आप अभी भी ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पे भरोसा करती हैं आरजू जी, तो फिर आपको जो है उसकी जरूरत है इलाज की। नहीं सर, मैं तो ट्रम्प पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती, 1% भी नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, इलाज की जरूरत नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ट्रम्प साहब के मन में जो आता है वो बोल देते हैं, जो आता है वो बोलते हैं। अब आपने ब्लॉकेट भी किया हुआ है, फिर वहां पे अगर वो भी हो रहा है, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, माइनिंग भी बिछ रही है, तो ब्लॉकेट तो फिर फेल हो गया आपका। तो काहे वहां पे अपना जो है इतनी बड़ी शिप और ये सब फ्लीट्स भेज करके आपने वहां पे पैसा बर्बाद करना रखा है। हटाइए फिर वहां से। अगर ईरान जो आप चाहते हैं कि वहां माइनिंग ना हो बल्कि डी माइनिंग हो, वो कर नहीं रहा। डी माइनिंग एक कंडीशन थी पीस ट्रीटी की या नेगोशिएशन की, वो हो नहीं रहा है, बल्कि आप कह रहे हो कि एडिशनल माइनिंग हो रही है, तो फिर आपका वहां ब्लॉकेट भी फेल हो गया। यू आर वेस्टिंग टैक्स पेयर्स मनी। तो छोड़ दे फिर वो जगह वहां से, या तो उनके ऊपर अटैक करें। दोनों नहीं कर रहे, ना तो आप अटैक कर रहे हैं ना तो आप हॉर्मुज को छोड़ रहे हैं। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है इसका कोई फायदा नहीं है। ईरान के ऊपर जब न तब वो गालियां देते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम फोन से बात कर लेंगे, फोन से अगर बात कर लेंगे। तो पॉइंट ये कि ये जो पूरा का पूरा ईरान और अमेरिका का जो वॉर है, अगर आप इसको वॉर कहना चाहती हैं, तो इसमें आप बहुत हद तक एक पटाक्षेप हो रखा है। मुझे नहीं लगता कि अब ये फ्लेयर अप करेगा। जो होना था हो गया। हॉर्मुज के ऊपर वो कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस बात से ट्रम्प को जलन होगी कि हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास आ जाए और ईरान उससे पैसे बनाए। वो ये बात नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो स्टेटस को रहेगा, कंट्रोल रहेगा, और जितना ईरान कुछ कंट्रोल कर सकता है इधर उधर वो करेगा, बट अदरवाइज अमेरिकन कंट्रोल रहेगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। सर एक चीज और जो मैं पिछले कई दिन से मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ और मुझे एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रही कि ये ठीक तरीके से यानी नहीं समझ पा रही कि आखिर ये यूएई और सऊदी अरेबिया का आपस में क्लैश क्यों है। ये तो वो लोग हैं जिनके ऊपर ईरान ने अटैक किया था, अभी आपस में किस लिए लड़े जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर जो कहा जा रहा है अटैक का।
ऑयल प्रोडक्शन को लेकर के। जो तेल है ओपेक मेंबर्स डिसाइड करते हैं कितनी उसकी प्रोडक्शन करनी है, कितनी प्रोडक्शन उसकी नहीं करनी है, उस प्रोडक्शन के हिसाब से तेल के दाम तय होते हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यूएई चाहता था कि हम प्रोडक्शन को ज्यादा करें, सऊदी अरबिया तैयार नहीं था, तो यूएई अपने तेल के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, ठीक है ना। तो वो तो निकल गया ना, वो तो उसमें से निकल गया है यूएई। तो अब वो अपने ऑयल को अपने तरीके से वो कर रहे हैं, उनको ये पता है कि उनके जो ऑयल के रिजर्व है वो 30 से 40 साल का खेल है, ओपेक का कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फ्यूचर नहीं है, तो वो अपनी आइडेंटिटी और अपना जो एक इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंटली बनाना चाहते हैं, आप समझ रही हैं। तो इसके पीछे खेल सिर्फ और सिर्फ जो सऊदीया और यूएई के बीच के डिस्प्यूट का है कि अगर तेल हमारा तो बात भी हमारी चलेगी। उसके बाद यूएई ने ईरान का जिस तरीके से विरोध किया, जो ईरान के साथ ईरान ने जितना अटैक यूएई पे किया, चाहे सऊदी पे उतना अटैक नहीं किया, तो ये भी एक वो थी कि पाकिस्तान की यूएई ने, आप देखिए, आपसे $3 बिलियन वापस ले लिए और उसी $3 बिलियन को आपको सऊदी अरबिया ने वापस कर दिया, ठीक है ना। यानी आपने यूएई को जो पैसे वापस किए थे वो बेसिकली पैसा आपको दिया सऊदिया ने, बिल्कुल। पॉइंट ये है कि सऊदिया जो है वो एक तरीके से डबल गेम कर रहा है यूएई के साथ, जो यूएई को ऐसा लगता है कि आप पाकिस्तान ईरान की उस तरीके से कॉन्डमनेशन भी नहीं कर रहे हो, वो एंटी ईरान है, वो आपको चाहते हैं कि आप ईरान का कॉन्डमनेशन करो, आप वो भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनके ऊपर ईरान ने अटैक किया, उनकी जो इमेज थी एक सेफ कंट्री की उसको डेंट लगा दिया, वो एक जो इमेज थी कि यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सेफ होता है, उसको डेंट लगा दिया। इसको देखते हुए वो बहुत नाराज थे और जिस तरीके की वो एंटी ईरान पॉलिसी चाहते थे शायद वो नहीं हो रहा था, या और भी कुछ रीजन हो जो अभी पब्लिक में नहीं आया। आपको पता है कि इनकी ये लोग इतने टाइट लिप्ड होते हैं, चूंकि ये सारी की सारी थियोलॉजिकल मोनार्कीज है, तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस तो होता नहीं है, तो जो गल्फ न्यूज और अरब न्यूज में भी जो छपेगा वो बहुत लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड ही ट्रूथ होगा। बट ऑयल वाज अ मेजर रीजन, उसको लेके ये अलग हुआ। तो ये सऊदीया यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है क्या, जो वो यूएई को और सबको कंट्रोल कर पा रहा है? ऑफ कोर्स सऊदीया जो है वो इस पूरे रीजन का, अरब मुल्क में उसकी दादागिरी चलती है। सारे के सारे अरब मुल्क तो छोटे छोटे हैं ना, आप अगर देख लें सऊदी अरेबिया जो है उसके जो क्षेत्रफल है, मैं अभी आपको बता दूं, एरिया एंड पॉपुलेशन अगर आप देख लें तो उससे पता चल जाएगा आपको। सऊदी अरेबिया कवर्स अप्रोक्सीमेटली 21,49,690 21,49,690 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है ना। 21 लाख, इट्स अ ह्यूज लैंड। भारत 33 लाख के करीब करीब है, ठीक है ना। तो अगर आप 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो और भारत 32 लाख स्क्वायर मीटर है, तो स्क्वायर किलोमीटर तो आप सोचिए बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, मगर पॉपुलेशन इनकी नाम बराबर है, 35 मिलियन, यानी 3.5 करोड़ लोग हैं, ठीक है ना। अगर आप उसके कंपेयर में यूएई का एरिया और पॉपुलेशन देखें तो वो बहुत ही कम है। यूएई जो है वो सिर्फ 83,600 स्क्वायर किलोमीटर है, 83,600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। तो आप सोच लीजिए कितना छोटा है वो उसके, तो जो वो चाहता है उसके हिसाब से होता है। और इनकी पॉपुलेशन हालांकि काफी है, देखते हुए एरिया को देखते हुए काफी ज्यादा है, हालांकि मोस्टली माइग्रेंट्स हैं, क्योंकि 88% मतलब आप सोचिए कि 11.5 मिलियन लोग हैं यूएई में, उसका 88% वर्कफोर्स है, बाहर से आया हुआ है। यानी यूएई में मेजर पॉपुलेशन नॉन अरबिक रहती है, नॉन यूएई वाली रहती है, 88%। ह्यूज नंबर, द काइंड ऑफ कंट्रोल दे हैव। बिल्कुल। तो आपसे बस इतना ही है कि ये जो एक लड़ाई है वो है अपने तेल के कंट्रोल की और अपने हिसाब से इकोनॉमी को रन करने की। सऊदीया उनकी इकोनॉमी में कैसे करना है, कितना तेल बचाना है, कितना तेल नहीं उबालना है, ये वो नहीं लेना चाहते थे, और ईरान को लेकर के उनकी जो है सेम पॉलिसी नहीं थी। यही रीजन है उनका, जो अभी जो मुझे दिखता, बाकी रीजन मुझे नहीं पता। तो सर यूएई के ऊपर अभी जो रिसेंटली अटैक हुए थे, तो वो ईरान ने कहा हमने तो नहीं किया, ईरान ने कहा अमेरिका ने किए। कई न्यूज ऐसी भी आ रही थी कि शायद सऊदीया ने कर दिया है, लेकिन सऊदीया ने भी कहा कि हमने नहीं किए, वो भी अफसोस जता रहे हैं।
यूएई के साथ, तो आखिर किसने किए हैं? जब ईरान कह रहा है, वैसे ईरान झूठ नहीं बोलता ज्यादातर, ईरान ने अगर किए तो कहता हाँ जी किए, कर लो क्या कर लोगे, पहले भी तो किए थे। तो अभी इस वक्त जो कुछ हो रहा है, तो ये आपके ख्याल से कौन कर रहा है? ये तो डिटरमाइन करना भी बहुत टफ नहीं होता ना, किस तरीके के वेपन्स आ रहे हैं, और मान लीजिए ईरान हम्म, डायरेक्टली ना करे, नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू करवा सकता है ना, हुतीज हम्म, है, ये है वो है। और देखिए सऊदीया मुझे नहीं लगता कि यूएई के ऊपर अटैक करेगा, दे विल नॉट टेक इट टू दैट हम्म, लेवल, क्योंकि अरब यूनिटी को लेके वो काफी सेंसिटिव रहते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब की कारस्तानी। अमेरिका अपने अलाइज को अनलेस अंटिल की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो कि वो चाहते हैं कि यूएई जो है वो वॉर का पार्ट बने, और यूएई इतना छोटा है कि वो अगर वॉर का पार्ट बनता भी है तो कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। 11.5 मिलियन की लोग हैं, तो उसमें 88%, अगर 10 मिलियन भी पॉपुलेशन माने जस्ट फॉर अ सेफर साइड, तो हम्म। 88% यानी कि 8.8 मिलियन लोग बाहर के हैं, बचे 1.2 मिलियन लोग, 12 लाख लोग। ठीक है, 12 लाख लोगों में कितनी पुलिस होगी? मोस्ट ऑफ द पुलिस भी सब बाहर के ही लोगों की होगी, इसका मतलब है मुझे नहीं पता कि उनके आर्मी में किसको किसको सर्विस करने का अलाउड है। तो मेरे ख्याल से देखिए इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि दे वर नॉट हैप्पी विद द ईरान पॉलिसी एंड द ऑयल पॉलिसी बोथ। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें तो मतलब कोई भी इनकी मदद नहीं कर सकता, ये आपस में ही कुछ डिसाइड करेंगे तभी होगा, वरना तो नहीं हो पाएगा कि अमेरिका बीच में बात कर ले, क्योंकि यूएई के साथ भी टर्म्स है और वो भी। सर ये आजकल भारत, इजराइल और यूएई भी बहुत साथ दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि तीनों मिलके जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे, और इस वक्त लड़ाई के वक्त भी साथ दिखाई दे रहे हैं, वाकई में ऐसा है? हाँ, ये तो कहा ही गया था ना कि ये तो बल्कि जो I2U2 की जो प्रोजेक्ट शुरू हुई थी, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई, तो ये तो यूएई का ही था प्रोजेक्ट, तो वो उनके इजराइल के साथ संबंध उस तरीके के खराब नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि सऊदीया के भी संबंध उस तरीके के खराब है। सऊदीया ने खुद ही प्रमोट करना शुरू किया था अब्राहम अकॉर्ड को, तो ये भी एक रीजन है कि उनके ईरान के और इजराइल के रिलेशनशिप को लेके भी दोनों में बहुत बड़ी वो है। लेकिन देखिए ये अरब कंट्रीज के पॉलिटिक्स में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपस में फिर एक अरबिक आइडेंटिटी को लेकर के एक हो जाएंगे। पॉइंट नहीं तो इसमें, सर, ये तो आपस में भी इनके कोई यूनिटी तो नहीं है, ये ओआईसी की जो कंट्रीज हैं, इनमें कब आपने यूनिटी देखी है? नहीं, मैं ओआईसी तो एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, वो पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ। ओआईसी ना तो थियोरिटिकली कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है और ना ही कोई ऐसे इकोनॉमिक, वो पाकिस्तान का ये है कि हम इस्लामिक है और 57 इस्लामिक देशों के साथ रहना है, वो एक उनकी कॉन्सेप्ट का पार्ट था, पर अदरवाइज इट्स नथिंग। आई डोंट थिंक कि ओआईसी कोई एक मीनिंगफुल वो है। उसके अलावा अरब लीग भी है, अगर ओआईसी है तो फिर अरब लीग की क्या आवश्यकता है? हम्म। ठीक, तो आई डोंट थिंक ओआईसी शुड बी टेकन सीरियसली। एक बॉडी है जिसे इधर उधर कभी कश्मीर पे स्टेटमेंट दिलवा देता है पाकिस्तान जस्ट टू प्रेजेंट इट केस, या एक है कि हाँ सेक्रेटरीट है, 10-20 लोग बैठ करके इस्लामिक वर्ल्ड का वो गाना गा लेंगे, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में कोई यूनिटी नाम की चीज़ तो है नहीं। अगर यूनिटी होती तो यूएई और सऊदी अरेबिया में लड़ाई ना हो रही होती, यूनिटी होती तो सऊदीया और यमन में लड़ाई नहीं होती, सीरिया और यूएई में या अमेरिका में सऊदीया में लड़ाई नहीं होती। इराक और कुवैत में लड़ाई हुई थी, आपको पता है, कुवैत को लेने चले गए थे इराक वाले कि हम एक मगर सर हर जगह पे अमेरिका दिखाई देता है, चाहे ईरान इराक वॉर हो या दूसरी कोई वॉर हो, उसमें नहीं हर नहीं जगह अमेरिका का रोल तो अक्सर ही दिखाई देता है, तो अमेरिका ही कुछ गड़बड़ करा रहा है फिर तो। मैं इसको नहीं मानता कि हर जगह अमेरिका, आई डोंट बाई दिस थ्योरी कि ये सब अमेरिका करवा रहा है। हर चीज की एक लिमिट है। अमेरिका ने वेस्ट एशिया में बर्बादियां मचाई हैं, ये सच है, मगर हर चीज के पीछे अमेरिका, दिस इज वे टू मच। देखिए ये यूनाइटेड फोर्स ही नहीं है अरब, ये सारी जिंदगी लड़ते रहे हैं, सारी जिंदगी आपस में इनकी लड़ाइयां रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इंटेलेक्चुअली उतने डीप नहीं है, फोर्स को ज्यादा, ये ट्राइबल्स लोग हैं, ये सब चीजों का सोल्यूशन फोर्स समझते हैं। अभी धीरे धीरे इनके यहाँ थोड़ी बहुत जो प्रॉस्पेरिटी और सिविलाइजेशन ऑयल ले आने के बाद आई है, तो ये थोड़े ठंडे पड़े हैं, वरना ये लोग ट्राइबल लोग थे भाई। ये तो मतलब क्या, आप भी जानती हैं, खाना बदोश लोग थे, कभी यहाँ टेंट लगा लिया, कभी वहां टेंट लगा लिया, ये अरबिक लाइफस्टाइल थी। बालू में रहने वाले लोग थे, कुछ इनको पता ही नहीं था जीवन का। तो पॉइंट मेरे आपसे ये कहने का है कि अभी इनके यहाँ वो आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, और यूनिटी नाम की चीज कभी नहीं थी। ऑटोमन, अगर यूनिटी होती तो ऑटोमन के अंडर में कैसे रहते? ऑटोमन ने इनको अपने अंदर रख लिया, उसके बाद जब ऑटोमन टूट भी गया तो भी ये साथ में नहीं रह पाए। ऑटोमन के टूटने के बाद अरबों का बहुत बड़ा एक वो था सपना
कि लेट्स कॉन्स्टिट्यूट एन अरब पैन अरब कंट्री जो उसमें सिर्फ सारे अरब मिलके रहेंगे, नहीं हो पाया। यूएई और सॉरी इजिप्ट और सीरिया ने ट्राई किया, जॉर्डन और लेबनान ने ट्राई किया, सबने ट्राई किया कि हम एक अरब लीग, एक अरब कंट्री बनाएंगे, नहीं बना हो सकता। नहीं सर, मेरे ख्याल में मिलजुल कर ही रहना चाहिए और रहने में ही अच्छाई है। वो एक जैसे लोग एक साइड पे हो जाएंगे तो वो तब भी लड़ते रहेंगे, पॉसिबल नहीं है कि इस तरह का कुछ हो पाए। लड़ने का कारण होता है आपकी सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, आपके पास तर्कों की कमी। जिसके पास तर्क होते हैं, जो सोच सकता है ना, वो उठ के चला जाता है, और जिसके पास तर्क नहीं होते ना, जो रिजिड होता है, जो समझने की क्षमता नहीं होता, वो सोचता है हमें अपनी बात ही सच कहनी है। जो लोग आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, और उनको जब बात समझ में आती है कहते हैं हाँ यार बात ये सही करा, चलो खत्म, इज राइट, खेल खत्म हो गया। अब जिनके पास आर्ग्यूमेंट ही नहीं है और वो कह रहे हैं हम ही सच हैं सिर्फ, तो वो फिर उसकी बात नहीं, वो लड़ेगा, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंटेटिवली वीक है। उसके पास आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क करने की शक्ति नहीं है, उसके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको वो आर्टिकुलेटली एक्सप्रेस कर सके। उसकी थ्योरी जो है वो बहुत फ्लॉड है, इसलिए वो लोग जल्दी लड़ना शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए, जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो ज्यादा ही सीरियस हो जाता है, खुद के ऊपर नहीं हंसेगा, या वो बहुत ज्यादा, मतलब अनपढ़ से मेरा मतलब किसी क्लास ऑफ सोसाइटी की बात नहीं करें। हाँ, नहीं बिल्कुल समझ गए। वो जो रिजिड होते हैं उनके पास तर्कों की कमी होती है। जो पढ़ा लिखा होता है, देखिए आरजू जी एक बात याद रखिएगा कि जो व्यक्ति एक ज्ञान को पा लेता है ना, वो झुक जाता है। ज्ञान, आप, मेरे पापा कहते थे वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वो झुकता है। हाँ बिल्कुल, कहा जाता है ऐसा। सो जब आप नॉलेजेबल होते हैं ना, तो आप नॉलेज, ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञानी व्यक्ति कौन है? ज्ञानी व्यक्ति का जो सिम्टम है, हम्बल होगा, मृदुभाषी होगा, वो बहुत स्वीट, हम्बल, मृदुभाषी। वो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेगा ही नहीं जहां उसको स्टेटस समझ में आता है कि अरे भैया यहां बात करने का कोई फायदा नहीं, उठ के हट जाओ। क्योंकि आप मूर्खों से अगर आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो सिवाय हाथापाई के कुछ नहीं। तो पॉइंट ये है कि ज्ञानवान होना, क्षमा होना, दया होना, बंधुत्व होना, सबके प्रति एक समान भाव रखना, ये जो है यही आपको ज्ञानी बनाना, इसी को ज्ञानी कहते हैं। ज्ञान का मतलब प्रेम है। आपके पास प्रेम नहीं है तो आपका ज्ञान, मैं तो कहता हूँ कूड़ा है वो ज्ञान। यदि आप प्रेम करते हो तो कूड़ा है, ठीक है ना? बिल्कुल, और नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और वाकई में ये तमाम चीजें जब मिलती हैं तभी आप ये कह सकते हैं कि किसी के अंदर ज्ञान है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और तमाम लोगों का शुक्रिया जो आज आए, देखा सुना। कल फिर आएंगे और यकीनन थोड़ा सा अर्ली आ जाएंगे। डॉक्टर साहब बिजी थे तो हमने लेट शुरू किया, लेकिन खैर डॉक्टर साहब पे डिपेंड करता है इस टाइम पे आएंगे या पहले। लेकिन ये कि जो भी नए अपडेट होगी उसके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू।